प्यारे दोस्तों, सोल्जर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने मैथ का क्लास लेके उपस्थित हो गया हूं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के टाइपों को, क्वेश्चनों को कवर किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको निकालना है कि गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। आज मैं इसका आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन जो भी आएंगे, उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हल करने का एक बहुत ही आसान से आसान, बेसिक से बेसिक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कुछ ही मिनटों की बात है, कुछ ही सेकंडों की बात है। जब भी कंपटीशन में आ जाएगा, हम प्रश्नों को हल कर देंगे। तो जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं हर प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया है कि गुणनफल 18 के पावर 20 इंटू 15 के पावर 24 इंटू 7 के पावर 15 का कुल ऋण गुणनखंड क्या है। तो देखिए, अभाज्य को ऋण भी कहते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर, नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अभाज्य को क्या कहते हैं, ऋण भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें इसके गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, और इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए, इसके लिए हमें ये करना है कि जो भी संख्याएं गुणनफल में दी हुई हैं, इन संख्याओं में घातांकी संख्याओं के आधार का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए, आधार का अभाज्य गुणनखंड करिए। यहाँ पर मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, जो प्रश्नों को बहुत कम समय में आप क्या करोगे, हल कर दोगे। तो क्या करना है, आधार का अभाज्य या ऋण गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, आधार का अभाज्य या ऋण गुणनखंड आपको करना है। अब आधार का अभाज्य या ऋण गुणनखंड आप कैसे करोगे, तो देखो, किसी भी संख्या का ऋण गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको तरीका पता होगा। फिर से मैं बताने का जरूर प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 18 है इसका आधार, 20 का आधार क्या है, 18 है। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 2 से शुरू होती है। मतलब देखिए, सबसे पहले 2 ही अभाज्य संख्या होगी जो इसको विभाजित करेगी। तो 2 9 18 होता है। अब 9 आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लीजिए। तो 3 3 के 9 हो गया। पुनः 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो देखो, 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि हमें इसी प्रकार सभी संख्याओं के आधार का क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो देखो, 18 संख्या क्या दिया है आपको, 18 के पावर 20 इंटू 15 के पावर 24 इंटू 7 के पावर 15। अब देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और पावर कितना हो जाएगा, 20। हमें आधार का चाहिए, 2 3 6 3 18 हो गया। पुनः आप देखो, यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, और पावर कितना हो जाएगा, 24। पुनः यहाँ पर देखो, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अगर आधार एक अभाज्य संख्या है तो आपको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। अब देखो, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, आधार में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो रही है, 3। यहाँ पर आधार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही है, 3। और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1 है। देखो, यहाँ बटा में नहीं लिखा गया, यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखा गया, आधार के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ पर क्या लिखा गया है, आधार के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है,
2 है, यहाँ पर क्या होगी 2 होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो आधार के अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब आपको क्या करना है, जो आधार में अभाज्य गुणनखंड की संख्या है इसी का घात में गुणा कर देना है। तो देखो 20 का जैसे ही 3 में गुणा करोगे 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60, प्लस 24 का 2 में गुणा करोगे 24 दूना 48, प्लस 15 का 1 में गुणा करोगे 15। अब इसको आप जोड़ दो, देखो 8 5 13 होता है, और 4 1 5, 6 5 11 1 12, कितना आ गया 123। अर्थात 123 क्या हो जाएगा कुल ऋण गुणनखंडों की संख्या। ये क्या हो जाएगी कुल ऋण गुणनखंडों की संख्या, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो कि दिए गए प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। मैंने क्या बताया आपको एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपको ध्यान रखिए आपके पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि गुणनफल 18 के पावर 20 गुणे 15 के पावर 24 गुणे 7 के पावर 15 का कुल ऋण गुणनखंड है। इसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि आधार का अभाज्य या ऋण गुणनखंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार का अभाज्य या ऋण गुणनखंड करना है। तो जैसे देखो 18 का ऋण गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 15 का 3 गुणे 5 होगा, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो आधार के अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 है, यहाँ पर आधार के अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 है, और यहाँ पर आधार के अभाज्य गुणनखंड संख्या 1 है। अब आपको गुणनफल की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, तो आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का घात में गुणा करिए। तो 20 तिहाई क्या हो गया 60 हो गया, फिर 24 दूना 48 हो गया, और 15 का 1 में गुणा करेंगे 15। अब इन सभी गुणनखंडों को यदि आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 123, जो कि दिए गए प्रश्न में कुल ऋण गुणनखंडों की संख्या होगा। तो क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा 123। तो ध्यान रखो इसी के आधार पर और भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देख लेते हैं एक और प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न इसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा। हर गणित का अध्यापक इस चीज को टच नहीं करता है, मैं इसको टच कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं हर एग्जामों में आपके पूछा जाता है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि 6 के पावर 10 गुणे 7 के पावर 17 गुणे 11 के पावर 27 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। गुणनखंडों की संख्या है। आपको प्रश्न क्या दिया है कि 6 के घात 10 गुणे 7 के घात 17 गुणे 11 के घात 27 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इसके लिए आपका प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन बना है 54, ऑप्शन नंबर बी बना है 64, ऑप्शन नंबर सी बना है 71, और ऑप्शन नंबर डी बना है 81। ये आपका प्रश्न है। आपको क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को निकालना है। तो काम आपको क्या करना है, वही वाला करना है जो पीछे का प्रश्न मैंने बताया कैसे निकालेंगे। पीछे का कॉन्सेप्ट हमने बताया, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब प्रश्नों को थोड़ा तेजी से करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर क्या होगा, तो 2 गुणे 3, 7 एक अभाज्य संख्या है और 11 एक अभाज्य संख्या है, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 2। यहाँ पर क्या है अभाज्य, मैं दोबारा लिख रहा हूं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है 1 है, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी 1 होगी, क्योंकि 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य
गुणन कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो मैंने क्या बताया, आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का किसके साथ गुणा करना है? तो घात के साथ क्या करना है? गुणा कर देना है। तो 2 का 10 के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 2 का 10 के साथ गुणा करोगे तो 10 गुणे 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 का 17 के साथ गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 17 प्लस 1 का 27 के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 27। अब सभी गुणनफलों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 10 दूना 20 हो गया, प्लस 17 प्लस 27 क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो 7 7 14 हो गया, और 3 2 5 1 6 कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। इसका मतलब कि इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि कैसे निकालना है। तो आपको ध्यान देना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कि आधार का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का घात में गुणा कर दीजिए और सभी गुणनफलों को आपस में जोड़ दीजिए। वही आपके प्रश्नों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखूं। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। अगला प्रश्न आपका इसी तरह का है। वह प्रश्न क्या है? देखिए मैं प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे आपका प्रश्न है कि 3 गुणे 5 के पावर 12 गुणे 2 गुणे 7 के घात 10 गुणे 10 के पावर 25 के ऋण गुणनखंडों की संख्या है। ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन आपके हैं 47, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 72 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपका प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। काम वही करना है। क्या करना है कि सभी संख्याओं के आधार में देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले कहाँ देखते हैं? आधार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को देखते हैं। तो देखिए आधार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखना है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आधार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर भी ये दोनों अभाज्य संख्या, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 गुणे 5, मतलब यहाँ पर भी 2 हो गया। अर्थात तीनों घातांकी संख्याओं के आधार में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी निकल रही है? तो 2 2 निकल रही है। अब आपको करना क्या है कि जल्दी से आंसर निकालने के लिए आपको करना है कि आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का घात के साथ क्या करो? गुणा कर दो, और गुणनफल को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। देखो 12 का 2 के साथ गुणा करोगे 24 हो गया, फिर 10 का 2 के साथ गुणा करोगे 20 हो गया, 25 का 2 के साथ गुणा करोगे 50 हो गया। अब आप क्या करो? इसको जोड़ दो। तो 50 और 20 कितना हो गया? 70, 70 4 74 हो गया। 74 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो 94। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ रहा है? 94 निकल के आ रहा है। अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 94 होगा। तब आपको क्या करना है? विकल्प में जाना है। तो देखो 94 कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसमें से एक ऐसा विकल्प दिया है, उस विकल्प में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपका रियल आंसर आना चाहिए 94, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए जैसे अभाज्य गुणनखंडों में संख्या पूछी जाती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आप
को मैं आसान तरीके से बहुत कम समय में निकालने का एक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो प्रश्न को जरूर हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न मैं रखता हूँ, जैसे 8 के पावर 25/3 गुणे 15 के पावर 32 भागे 6 के पावर 12 का कुल ऋण गुणनखंडों की संख्या है। यह आपका प्रश्न है। इसके ऑप्शन है 79, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 45 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे? तो देखो सेम वही काम करना है, आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप सभी घातांकी संख्याओं के आधार का अभाज्य गुणनखंड करो। तो देखो यहाँ पर आधार का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5। और यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर कितना। अब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। और पूरे का पावर क्या है, तो देखो पूरे का पावर 25/3 है, मतलब इसमें 25/3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 3 गुणे 5 के पावर 32 और यहाँ पर आपका 2 गुणे 3 के पावर 12। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 के घात 25 और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो देखो 3 गुणे 5 के घात 32 है और बटा क्या है, 2 गुणे 3 के पावर 12। ये आपका मैंने लिखा है। अब आप इसको हल करोगे तो देखो यहाँ 2 के घात 12 से, इसमें से 2 के घात 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो अगर आप इस 2 के घात 12 से काटते हो तो 2 के घात 12 इसमें से माइनस हो जाएगा और 3 के घात 12 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखो जैसे ही आप इसका विस्तार करोगे, जैसे मैं यहाँ पर अगर विस्तार से लिखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 25। अब देखो 2 के पावर 25 में से 2 के पावर 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 32। 3 के पावर 32 में से क्या हो जाएगा, 3 के पावर 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप समझते हो आधार समान होता है तो अंश के घात में से हर का घात क्या होता है, घट जाता है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पर आपका बचेगा 5 के पावर 32। अब आप इसको हल करोगे तो देखो 2 के पावर 13 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 के पावर 20 हो गया और यहाँ पर 5 के पावर 32। अब देखो सभी का आधार क्या है, अभाज्य है। सभी का आधार क्या है, अभाज्य है। जब सभी का आधार अभाज्य है तो क्या करना है, यहाँ पर आधार के अभाज्य का घात में गुणा कर दीजिए। अब सभी गुणनफलों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 13 + 20 + 32। अब आप इसको जोड़ोगे तो देखो जैसे ही आप 13 में 20 को जोड़ोगे और 32 को, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, 3 2 5 1 6, कितना आएगा, 65 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 65 होगा। अब हम ऑप्शन के पास जाएंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है, यह आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, हल करने के लिए कम से कम समय में क्या कॉन्सेप्ट इसका है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो आप अगर इसको अच्छे से देखोगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखो
आज का जो टॉपिक था मैं दोबारा बता रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब ये कैसे निकाला जाता है इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए, उस पर मैंने प्रश्नों को हल कराया। तो आज आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, यदि चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। हम अगले क्लास में एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।